बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम 10th केमिस्ट्री और उसके बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको इसके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस बताती हूँ और उसके बाद हम इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस टॉपिक पर आपको पास्ट पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है और इसी टॉपिक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। इसी प्रोसेस में से आपको एमसीक्यू भी आ चुके हैं। कौन कौन से लॉन्ग शॉर्ट या एमसीक्यू आते हैं ये मैं आपको प्रोसेस के दौरान सब बताती जाऊंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो यूरिया का प्रोसेस है ना, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। दो कंपोनेंट्स हो तो हम बना लेंगे यूरिया। ठीक है, तो हम बनाएंगे कैसे? और स्टूडेंट्स, आप जब सुनेंगे ना कि ये दोनों जो रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं ये भी बहुत ही सस्ते हैं, जबकि यूरिया हमें मार्केट से काफी एक्सपेंसिव मिलती है, महंगी मिलती है। तो ये भी हम देखेंगे कि ऐसे है क्यों, ऐसा क्या है, कौन सी रीजन है जिसकी वजह से हम यूरिया बहुत ही सस्ते कंपोनेंट से बनाकर हमें इतनी महंगी बेची जाती है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ना यूरिया को बनाने के लिए सिर्फ दो चीजें मैंने कहा होनी चाहिए, जिनमें से पहली चीज NH3 है, अमोनिया गैस है, जो हमें जरूरत है जिसकी। ठीक है, और ये जो अमोनिया गैस है ना, ये फिर हम रिएक्ट करवा देते हैं, इसका रिएक्शन हो जाता है। जिस चीज से इसका रिएक्शन होता है वो चीज है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। अब ये जो चैम्बर, ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, इस पूरे चैम्बर को कहा जाता है रिएक्शन चैम्बर। मैं ऐसे लिख देती हूँ कि ये है रिएक्शन चैम्बर। यहाँ रिएक्शन होगा और रिएक्शन किस किस चीज का होगा? अमोनिया गैस का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन दोनों चीजों को जब मैंने मिक्स किया ना, तो स्टूडेंट्स इन दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद मैं इसको करती हूँ हीट। तो इनको हीट करने से अमोनियम कार्बामेट बनता है जो कि NH4COONH2 है। ठीक है, ये अमोनियम कार्बामेट है। ये प्रोडक्ट कब बना? जब मैंने दो कंपोनेंट्स को मिक्स करके इसको हीट किया। अब हमने तो यूरिया बनाना था और ये अमोनियम कार्बामेट है, हमारी काम की चीज नहीं बनी हुई। हम इसी प्रोडक्ट को मजीद हीट करते हैं और हीटिंग हम करेंगे स्टीम से। और स्टीम स्टूडेंट्स काफी ज्यादा, बल्कि बेइंतहा गर्म भाप को कहा जाता है। स्टीम का मतलब भाप है, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी दोबारा से हीटिंग करती हूँ, तो हीटिंग से ये जो अमोनियम कार्बामेट है ये इवेपोरेशन करता है और इवेपोरेट होकर दो प्रोडक्ट्स बना देता है। एक तो यूरिया बन जाता है NH2CONH2 और दूसरी चीज साथ बन जाती है वाटर। और मैंने कहा यहाँ होगा क्या? इवेपोरेशन हो जाएगी। इवेपोरेशन यानी ये पानी जो है ना, ये आपका किसी हद तक भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा भाप बनकर। लेकिन जो बचा हुआ पानी है, यूरिया उसके अंदर मिक्स हुआ हुआ है और वो लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन आपने देखा है कि जो यूरिया हम यूज करते हैं हम तक पहुंचती है, वो लिक्विड तो नहीं होती, वो तो दानेदार सी होती है और व्हाइट कलर के दाने से होते हैं, छोटे छोटे से दाने, गोल सर्कुलर। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इस लिक्विड यूरिया को उस दानेदार सी शक्ल में कन्वर्ट करेंगे और इस कन्वर्जन को ग्रेन्युलेशन कहा जाता है। ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, ग्रेन्यूल्स दानेदार सा इसका बनाएंगे, इसको दानेदार बनाएंगे। और स्टूडेंट्स, ग्रेन्यूल्स कैसे बनेंगे, कब बनेंगे? जब हम इसको हॉट एयर ब्लास्ट देंगे। हॉट एयर मतलब गर्म हवा से, गर्म हवा इसके अंदर से गुजारेंगे तो ये ग्रेन्यूल्स बनाएगा। ये मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ अभी, ठीक है। और फिर इन ग्रेन्यूल्स को हम बैग्स में पैक कर लेते हैं, थैलों के अंदर पैक कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। और यहाँ हमारे पास वही यूरिया जो हमें मिलती है वो मार्केट तक पहुंच जाते हैं, हम खरीद कर यूज करते हैं, स्टोरेज हो जाती है। तो ये जो मैंने चीजें ड्रॉ की है ना, इसको कहा जाता है फ्लो शीट डायग्राम। फ्लो शीट डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, आपको पास्ट पेपर्स में एक
लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है और वो ये था, यूरिया की प्रिपरेशन लिखें लेकिन विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट डायग्राम। तो ये फ्लो शीट आपने ड्रॉ करनी है, सही। अब देखिए हमारे कुछ क्वेश्चंस कि ये सब होगा कैसे, तो उसको हम लिखते हैं यहाँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूरिया की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताती हूँ, यूरिया को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपसे कि ये कैसा नजर आता है, कैसा होता है, क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स यूरिया जो है ना, ये एक खाद का नाम है, आपको पता है फर्टिलाइजर का नाम है। और ये वो फर्टिलाइजर है जो हम जमीन में तब डालते हैं जब नाइट्रोजन की फसलों को जरूरत हो। तो हम ये कहेंगे कि यूरिया इज अ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। यूरिया कैसी फर्टिलाइजर है? इज अ नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजन वाली, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। खाद तो है लेकिन नाइट्रोजन वाली खाद है, फर्टिलाइजर। और इस नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन कितना है? तो स्टूडेंट्स इसमें है, इट कंटेन, पाया जाता है इसमें 46.6% नाइट्रोजन। इट कंटेन 46.6% नाइट्रोजन। और तमाम खादों में से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन इसी खाद में पाया जाता है। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि ये कैसी नजर आती है ये खाद हमें। तो मैंने आपको ये बताया कि ये व्हाइट कलर की है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग है, व्हाइट कलर की ये खाद है और दानेदार सी है। तो कहा जाता है कि इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन, इट इज वाइट, वाइट है ये, और क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल्स है इसके, दानेदार है। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, हाईली सॉल्युबल। इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत जल्दी पानी में बहुत ज्यादा हल हो जाता है, हाईली सॉल्युबल, बहुत ज्यादा हल हो जाता है। किस चीज में? हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर बहुत ज्यादा हल हो जाती है। अगर कहीं यूरिया खाद खाद का थैला पड़ा हुआ हो, बैग पड़ा हुआ हो, तो ये कहा जाता है कि इस पर एक ड्रॉप भी पानी का ना गिरे। एक ड्रॉप भी अगर गिरता है तो वो कुछ क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करेगा और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, तो आपकी खाद खराब हो जाएगी। और स्टूडेंट्स इसको ना हम कुछ दूसरे केमिकल्स को तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज यूज्ड, इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द प्रिपरेशन, प्रिपेयर करने के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर केमिकल्स, कुछ दूसरे केमिकल्स की तैयारी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका यूज है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है। यही इसका सबसे बड़ा यूज है, 90% इसको इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, डेफिनेशन भी पढ़ ली कि ये क्या चीज है। अब हमारा प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग। और उसमें से जो फर्स्ट हेडिंग हमने लिखनी है वो है रॉ मटेरियल्स की, कि हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं। तो रॉ मटेरियल्स, स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि दो रॉ मटेरियल्स हैं जिनको यूज किया जाता है, जिनमें से एक मैंने आपको अमोनिया गैस बताई, NH3 गैस, और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो मैंने कहा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज किया जाता है। ये ही दोनों रॉ मटेरियल्स हैं। लेकिन ये अमोनिया गैस की प्रिपरेशन कैसे की जाती है ये भी इसी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। हम खुद अमोनिया गैस बनाते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, और इसमें हम ये लिखेंगे कि अमोनिया को कैसे बनाया जाता है। तो अमोनिया इज प्रिपेयर्ड, इसको बनाया जाता है बाय हेबर्स प्रोसेस। जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रोसेस में से आता है वो यही है कि हेबर्स प्रोसेस क्या है, किस चीज को हेबर्स प्रोसेस कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है। और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये आपका 46.6% नाइट्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन,
यहाँ से आपको एक एमसीक्यू आता है जो कि पास्ट पेपर्स में आ भी चुका है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि हैबर्ट्स प्रोसेस क्या है, ये क्या स्टेट करता है और इसकी मदद से हम कैसे अमोनिया को बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा हैबर्ट्स प्रोसेस है इसमें हम 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड और 3 वॉल्यूम एंड 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम हम यूज करते हैं ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के, और इनको हम हीट करते हैं। 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन आर हीटेड, इनको हीट किया जाता है एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 एटीएम प्रेशर। ये कुछ कंडीशंस हैं और हमने क्या करना है, इनकी मदद से अमोनिया को बनाना है, प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ वर्ड एटीएम आया है, क्या ये वही एटीएम है जो बैंक के बाहर लगा होता है? नहीं, वो एटीएम नहीं है। ये एटीएम प्रेशर का यूनिट है और ये आप 9th क्लास के फिजिक्स की बुक में पढ़ चुके हैं। और एक और कंडीशन ये है कि हम ये सब करेंगे तो सही, लेकिन करेंगे किस चीज की मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन जो है वो कैटलिस्ट का काम करेगा और उसकी मौजूदगी में ये सब करेंगे। तो फिर मैं अब आपको इसका रिएक्शन लिखकर दिखाती हूँ। वो है कि हम नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल करेंगे और हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को, और इनको हम हीट करेंगे 450 डिग्री सेल्सियस पर, और प्रेशर हमारा क्या रहेगा? 200 एटीएम, और कैटलिस्ट हमारा कौन होगा? आयरन कैटलिस्ट होगा। और हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा? वो होंगे 2 वॉल्यूम्स ऑफ NH3। स्टूडेंट्स, 2 वॉल्यूम से मुराद है 2 मोल्स, ठीक है? यहाँ कोई नंबर नहीं है, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम कंपोनेंट्स सस्ते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको पता है कि एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है और हम उसी हवा का इस्तेमाल करके ये नाइट्रोजन लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये है हाइड्रोजन, ये हम मीथेन गैस को निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में गर्म करने से हासिल करते हैं, ठीक है? तो दोनों हमारे कंपोनेंट्स कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है। उससे बनती है अमोनिया और इस अमोनिया को हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बन क्या जाता है? बन जाता है यूरिया। अब देखिए फिर ये मैंने बताया आपको कि शॉर्ट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में आ चुका है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अमोनिया भी बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम बना लेते हैं, और इसको हम बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने के लिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, इसको हीट किया जाता है। हीटिंग से, इसकी हीटिंग से स्टूडेंट्स 2 चीजें बनती हैं, एक तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और दूसरा ये CO2 गैस बनती है। उस CO2 गैस को हम यूज करते हैं, अमोनिया गैस की प्रिपरेशन हमने यहाँ सीख ली। अब इन दोनों चीजों का हम करवाते हैं रिएक्शन। कि जो हमारे यूरिया की फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसके 3 स्टेजेस हैं। तो उनमें से पहली स्टेज मैं बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लिख देती हूँ कि देयर आर 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस are involved in the formation of यूरिया। यूरिया की फॉर्मेशन में कितनी स्टेजेस हैं? तो 3 स्टेजेस हैं, जिनमें से पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है रिएक्शन करवाना, और रिएक्शन किन 2 चीजों का होगा? ऑफ अमोनिया एंड CO2, इन दोनों चीजों का रिएक्शन होगा। हमें यहाँ से फ्लो शीट से भी देख के पता चल रहा है कि CO2 गैस का अमोनिया के साथ रिएक्शन हमने फर्स्ट स्टेप में करवाया था। फ्रेंड्स, इनका रिएक्शन जो है ना, वो मैं पहले आपको रिएक्शन लिख के देती हूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए रिएक्शन में ना हम डालेंगे अमोनिया जो कि लिक्विड होगी, और अंदर से गुजारेंगे CO2 गैस को, और इन दोनों के रिजल्ट में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज NH2COONH4। इसका नाम है अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट इस प्रोडक्ट का नाम। और स्टूडेंट्स, ये अगर आप गौर से प्रोडक्ट देखें तो इसमें आपको NH2 और NH4 नजर आ रहा है। वहां पे जब मैंने लिखा तो NH4 को मैंने स्टार्ट में लिखा
ये देखें NH4 स्टार्ट में NH2 बाद में, तो स्टूडेंट्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप NH2 को पहले लिखें या 4 को पहले लिखें, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि यहाँ तो नाइट्रोजन 1 था और यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गए, तो इसके लिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए मुझे अमोनिया के 2 मोल्स यूज करने पड़ेंगे। अब हमारा रिएक्शन बैलेंस है, आप देख लें नाइट्रोजन कितने हैं, 2, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3 थे और 2 दफा NH3 लिया तो 6 हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 4 यहाँ, 6 हो गए। कार्बन 1 था ये रखा हुआ है, ऑक्सीजन 2 थे और सेपरेट सेपरेट करके लिख लिया। अब स्टूडेंट्स ये जो अमोनियम कार्बामेट बना है ये कैसे बना, ये बना इन दोनों चीजों को मिक्स करके हीट करने से, और हीट का साइन ये मैं ऊपर लगा रही हूँ। और स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को हम वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम कहेंगे CO2 गैस इज पास्ड थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है, इज पास्ड थ्रू, किस चीज में से पास करवाया जाता है, लिक्विड अमोनिया में से, थ्रू लिक्विड अमोनिया एट हाई प्रेशर या अंडर हाई प्रेशर के जेरे असर, हाई प्रेशर देकर इसको हम क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं, और बनता क्या है, बनता है अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट फॉर्म्स। और हमारे इस तरह के दोनों चीजों को मिक्स करने से अमोनियम कार्बामेट बनता है, सही है। तो ये आपने लिखना है, ये हमारे इस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज है। स्टूडेंट्स अमोनियम कार्बामेट बना जो कि मेरे काम की चीज नहीं है, मुझे तो यूरिया चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चलेंगे अपनी सेकंड स्टेज पर। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में हम इस अमोनियम कार्बामेट से यूरिया बनाएंगे, जैसे कि यहाँ फ्लो शीट में पता है हमें नजर आ रहा है। तो सेकंड स्टेज को जो मैंने नाम देना है वो मैं दूंगी यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया का बनना, यूरिया फॉर्मेशन, सही। अब इस यूरिया के फॉर्मेशन में भी पहले मैं आपको रिएक्शन लिखकर दिखाती हूँ और फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। ये है हमारा अमोनियम कार्बामेट, इसी से हमने यूरिया बनाना है, और यूरिया बनाने के लिए मैं इसको करती हूँ हीट, सही है। हीट करने से आप इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में डिफरेंस देखकर मुझे बताइएगा कि ये है NH2CONH2 और ये है NH2COONH4। यहाँ इस रिएक्टेंट में और इस प्रोडक्ट में डिफरेंस ये है कि NH2 तो सेम है, यहाँ COO है जबकि यहाँ CO है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, यहाँ NH4 जबकि यहाँ NH2, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। और जब हम हीटिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर बनाते हैं H2O, यानी कि हीटिंग से पानी का निकल जाना, इवेपोरेशन हुई। और इसको हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो वो हम लिखते हैं अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट की इवेपोरेशन हुई, अमोनियम कार्बामेट इज इवेपोरेटेड, इज इवेपोरेटेड विद स्टीम, किस चीज की मदद से, स्टीम की मदद से, स्टीम टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, यूरिया बनाने के लिए स्टीम की मदद से इवेपोरेशन करवाई और यूरिया हमारा बन गया। अमोनियम कार्बामेट इज इवेपोरेटेड विद स्टीम टू फॉर्म यूरिया। ये इस प्रोसेस की सेकंड स्टेज है स्टूडेंट्स। लेकिन बना हुआ यूरिया, ये यूरिया है, ये जो प्रोडक्ट बना है ये यूरिया है, लेकिन बना हुआ यूरिया मैंने आपको बताया कि वाटर की प्रेजेंस से हमें पता चल रहा है कि ये लिक्विड है, और इसको सॉलिड बनाने के लिए हमें थर्ड स्टेज पर जाना पड़ेगा। और थर्ड स्टेज हमारे इस प्रोसेस की है कि हम इस लिक्विड अमोनिया की ग्रेन्युलेशन करवाएं, फ्लो शीट में नजर आ रहा है कि हम ग्रेन्यूल्स बना लेंगे, तो ग्रेन्युलेशन नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेज है हमारी। और स्टूडेंट्स इसमें हम लिखेंगे लिक्विड यूरिया इज इवेपोरेटेड, उसको इवेपोरेट करवाया जाता है, इवेपोरेशन की जाती है, क्या करने के लिए, टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए। और हम इसके ग्रेन्यूल्स बनाते कैसे हैं, इवेपोरेशन होती कैसे, कहते हैं हम एक टावर लेते हैं और उसकी टॉप से लिक्विड अमोनिया को स्प्रे करवाते हैं,
लिक्विड अमोनिया इज सेपरेट, उसको स्प्रे करवाया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड हॉट एयर, और गर्म हवा एंड हॉट एयर इज प्रोवाइडेड फ्रॉम इट्स बॉटम, उसके बॉटम से हॉट एयर इज प्रोवाइडेड फ्रॉम इट्स बॉटम, बॉटम से हॉट एयर प्रोवाइड की जाती है और इससे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। स्टूडेंट्स इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम सी बनाकर दिखाती हूँ। देखिए मेरे पास ना, आप सपोज करें कि ये एक टावर है, सही है, ये उसकी टॉप है उस बॉक्स की, उस टावर की, और ये वो टावर है, सही। अब उसने ये कहा कि यहाँ टॉप से मैं क्या करवा रहा हूँ, स्प्रे करवा रहा हूँ, और स्प्रे तो वो करेगा, यानी कि या तो इस टावर की जो ऊपर वाली सरफेस है उसमें बहुत छोटे सुराख है, या फिर वो खुला हुआ है। और अगर हम सपोज कर लेंगे इसके अंदर सुराख है और यहाँ से वो लिक्विड अमोनिया को स्प्रे करवा रहा है, जबकि जो हमने कहा कि इसका जो बॉटम है, बॉटम से हम हॉट एयर प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से गर्म हवा आ रही है और ऊपर से आ रहे हैं छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स। स्टूडेंट्स मैं ड्रॉप्स नहीं कह रही, ड्रॉपलेट्स कह रही हूँ, बहुत बारीक कतरे। और ये गर्म हवा जैसे ही उन कतरों से टकराती है, गर्म होने की वजह से उनको हीटअप करती है, और उनको हीटअप करने से उनके अंदर से, जैसे उनको हीटअप करती है तो उनमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और वो जो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सॉलिड बन जाते हैं। पानी उड़ गया, पीछे क्या रह गया, सॉलिड। और वो जो सॉलिड है वो फिर यहाँ ग्रेन्यूल्स बनकर बॉटम में आ जाता है, और वहां से इस टावर में से निकाल के फिर हम उसको क्या करते हैं, स्टोरेज उसकी कर ली जाती है। तो ये हमारा यूरिया का प्रोसेस है। और स्टूडेंट्स इसमें से मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन जो कि रॉ मटेरियल्स भी पूछे जाते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया कि हैबर्स प्रोसेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसके अलावा ग्रेन्युलेशन का, ये ग्रेन्युलेशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आ चुका है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इसमें से आ सकते हैं। एमसीक्यू मैंने आपको बताया इसमें से आते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आते हैं। तो ये है हमारे यूरिया फॉर्मेशन का प्रोसेस। अल्लाह हाफिज़।